नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने बहुत से चैनल, बहुत सी कहानियां सुनी होगी, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो लोगों से, पहली बात तो ये कहानी बहुत ही अनजान है। साथ ही ऐसा भी है कि लोगों को आज भी उनके जहन में ये याद है कि दिल्ली में गैंग वार हुआ था, निर्भया कांड। आप लोग उस केस से वाकिफ हैं। एक केस हुआ था आपके आश्रम का, जिसमें आसाराम बापू जी भी इन्वॉल्व थे, वो केस भी सुने हैं। लेकिन ये ऐसा केस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोग वाकई अनजान है। और मेरी नजर में तो ये ऐसा केस है जो इससे भयानक और इससे खतरनाक शायद हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। हालांकि मेरी तो यही दुआ है और यही प्रार्थना है कि कम से कम ऐसा ऐसा केस तो ना हो, कम से कम। क्योंकि ये इतना बेहुदा, इतना घटिया और इतना गंदा केस था कि अच्छों अच्छों की रूह तक कांप जाए। चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के एक पास में छोटा सा कस्बा रहता है, नोएडा। और नोएडा मतलब अच्छा खासा बड़ा एरिया है वो, लेकिन उसके पास में एक छोटा सा एरिया पड़ता है, निठारी। एक कस्बा बोल सकते हैं उसको। अब निठारी के अंदर में इस तरफ में बहुत ही पॉश इलाका, महंगी कॉलोनियां, बड़े बड़े बंगले, इस तरफ में राइट साइड में। और इसके जस्ट बाजू में अपोजिट इस लैंड में बहुत ही स्लम एरिया, जो कि मजदूर या मतलब बहुत ही नीची जाति के लोग, उन लोगों का रहना रहता है वहां पर। और इस जैसे सामने में बड़े बड़े रिहायशी इलाके, जो मतलब हम अंदाज नहीं लगा सकते इतने पैसे वाले। और वो सिर्फ इस टाइप के बंगले मिलेंगे वहां पे, जो कि मतलब लोग अपना एक अय्यासी का अड्डा बना चुके हैं उसको। उनके घर, जो उनका परिवार है वो रहता तो कहीं और है, लेकिन ये जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ अपना एंजॉयमेंट करने आते हैं। तो उसी निठारी के अंदर में एक कोठी थी। कोठी बोले तो एक महंगा, एक पॉश इलाका, और एक बंगला बोल सकते हैं उसको। उसका नाम था D5, कोठी नंबर D5। उस D5 में, उस D5 की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। एक लड़की रहती है, नाम था उसका पायल। तो पायल एक ऑटो वाले को पकड़ती है और ऑटो वाले से कहती है, भैया मेरे को निठारी जाना है। पैसे की बातचीत वगैरह है उनमें, समथिंग 70 रुपए के आसपास में, 70 या 75 रुपए के आसपास में समथिंग। और उसको छोड़ने के लिए बोला गया वहां पे। और लड़की ने बोली, मैं 10 मिनट बस घर से आती हूँ, पैसे लेके फिर मैं आपको दे रही हूँ। स्वाभाविक सी बात है, बिना पैसे लिए तो कोई भी ऑटो रिक्शा वाला जाएगा नहीं। वो उसका वेट करता रहा वहां पे। काफी समय बीत गया। फिर अंदर गया तो उसने आवाज लगाई कि गुड़िया गुड़िया करके, तो कुछ सुनने लगा नहीं। अचानक एक आदमी बाहर आया। नाम था उसका सुरेंद्र कोहली। ये जानकारों में और मीडिया में बहुत प्रचलित नाम है, बहुत फेमस नाम है। और उसका दूसरा नाम, जो मीडिया ने, जो जनता ने दी है, उसका नाम था नरभक्षी, हैवान बोल सकते हैं उसको। तो उसने बाहर आया और बोला कि क्या बात है, क्या काम है। तो बोले, एक लड़की घुसी थी यहाँ पे, छोटी सी बच्ची, तकरीबन उसकी उम्र रही लगभग लगभग 16 साल के, 16 साढ़े 16 साल के आसपास में। वो भी अंदर गई है बोले, और मेरे ऑटो का पैसा लेना है। उसने बहुत जोर से डांटते उसको मना किया कि हाँ, कोई लड़की उड़की नहीं आई है। पहले उसने 3 बार मना किया, कोई लड़की नहीं है। ज्यादा जोर देने पर फिर वो बोलता है कि हाँ आई थी, मगर वो चली गई। अब वो ऑटो रिक्शा वाला बाहर आया। बाहर आने के बाद में कुछ देर और वेट किया, लगभग घंटा सवा घंटा भर। फिर वहां से निकल पड़ा। उसके बाद में जब वो ऑटो वाला वहां से निकल गया, तो लगभग लगभग 2 दिन, समथिंग 2 दिन, 2 दिन के बाद में हुआ ये कि जो पायल के घर वाले थे, उन्होंने आसपास में खोजबीन की, बहुत ढूंढे, बहुत लोगों से दोस्ती यारी से पता किया, आखिर में थक हार कर थाने गए। थाने में ऐसा हुआ उनके लिए, उनके साथ में, कि पहले तो बोले कि उम्र जब लड़की की पता चली कि 16 साढ़े 16 साल की, तो ब्लेम भी किए लड़की के ऊपर कि हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो, किसी के साथ चले गई हो, या झगड़ा उगड़ करके किसी से कुछ बात मन मुटाव आ गया हो और वो चली गई हो, लेकिन आ जाएगी वो। अच्छा, इसके पहले भी क्या हुआ था कि कई बच्चे वाकई गायब हुए थे, या कुछ बच्चे अगर चले जाते हैं तो माँ बाप कंप्लेन तो कर देते हैं, लेकिन कंप्लेन करने के बाद जब वो बच्चे वापस आते हैं, चाहे वो साल भर बाद आए या 8 महीने बाद आए,
तो क्या होता है, जो पेरेंट्स रहते हैं गार्जियन, वो अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेते, ना ही थाने में जाके खबर देते हैं कि ठीक है हमारा सर, हमारा बच्चा वापस आ चुका है। तो वो जो केस है वो भी चलते रहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, तो इनको भी अगर थोड़ा सुधारा जाए, ये इसमें सोचने मतलब ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी। तो खैर हुआ ये कि वहां पर भी वैसे ही हुआ कि ब्लेम किया गया कि लड़की जाए, अगर किसी के साथ चलेगी तो आ जाएगी, आप निश्चित रहो, घबराओ मत। ऐसा करते करते 5 दिन निकल चुका था। 5वें दिन के बाद में अब बाप से रहा नहीं गया, उसने अपनी बेटी की एक फोटो निकाली। अच्छा, इस कहानी के बीच में आप लोगों को माफ करना, बताना भूल गया मैं कि पायल के पास एक छोटा सा सेल फोन भी था, कीपैड वाला। तो वो नंबर कंटिन्यू बंद आ रहा था, तो नंबर की भी पतासाजी हुई। तो वो D5 कोठी के आसपास के लोकेशन, लास्ट लोकेशन दे रहा था, जो कि बाप ने अपने जरिए और अपने तरीके से पतासाजी करवाया था, इसमें थाने का कोई इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद में कुछ लोग के माध्यम से जब वो ढूंढते हुए फोटो लेकर जब चलता रहा, तो ऑटो स्टैंड तक भी पहुंचा। इत्तेफाकन देखी कि वही ऑटो वाला उस लड़की की फोटो देख के पहचान गया। फिर उसके बाप से उसने ये कहा कि हाँ, मैं तो इस बच्ची को मैं तो निठारी के पास में एक कोठी के पास में छोड़ के आया था, और मैं नहीं छोड़ने गया था। उसके बाद वो लड़की उस रूम से बाहर नहीं आई। बातचीत करने पर मालूम हुआ कि लगभग वहां घंटा सवा घंटा भर वो लड़की अंदर थी, जबकि लड़की का कहना यह था कि मैं बस 5 मिनट में घर से बाहर आ रही हूँ। तो ये और शक पैदा करने वाली बात आ रही थी यहाँ पर। उसके बाद में फिर वो लोग कोठी न जाके सबके सब थाने पहुंचे। जब और पता किया गया तो मालूम पड़ा टोटल 85 बच्चे उस एरिया से गायब थे, और आखिरी बार उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उस D5 कोठी के बाहर ही देखा गया था आखिरी समय। उसके बाद से बच्चे कभी नहीं मिल पाए वहां से। सबके सब थाने पहुंचे, तो थाने से मेन कारण यह था कि जो D5 कोठी का जो मालिक था, उनका नाम था मनिंदर सिंह पंडेर। यूएस के थे वो, रहने वाले दिल्ली के थे, लेकिन यूएस उनका बहुत आना जाना था, और वहां से वो ये D5 कोठी में अपना समय बिताने आते थे। अब वो ड्रिंक बोलो या लड़कियों के साथ बोलो, शारीरिक संबंध बोलो, या जैसा भी हो, ऐसे बहुत सी चीजें बाद में बाहर आई, लेकिन उनका रौब बहुत था। नाम है उनका मनिंदर सिंह पंडेर, सरदार जी थे, लेकिन उनका रौब बहुत बढ़िया था। उस एरिया से कुछ गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किए, जैसे कि किसी छोटे मोटे कार्यक्रम में कुछ दान दक्षिणा करवा देना, कार्यक्रम करवा देना, भंडारा करवा देना, छोटे मोटे बच्चों के मैच के लिए कुछ पैसे दे देना। इस टाइप के मोहल्ले को कैप्चर करके रखे थे। लेकिन उसके साथ ही बड़े बड़े मंत्रियों से, उद्योगपतियों से, यहाँ तक कि जो थाने का स्टाफ था, वो भी उनके कोठी पर आके ही ये सब शराब का सेवन वगैरह ये सब चलता था वहां पर। तो इसलिए उनका नाम सुन के पहले तो कुछ पुलिस वाले सोचने में मजबूर हो गए। उसके बाद वो लोग ने बोले कि ठीक है, हम पता वगैरह करते हैं, अभी तो आप जाइए और एक आवेदन दे दीजिए। लेकिन वहां पर FIR दर्ज नहीं हुई थी। हुआ यह कि वहां पर से मनिंदर सिंह बंडेर को कॉल किया गया और वहां से खबर दी गई, उस एरिया के थाने से, खासकर निठारी थाना पड़ता है वो। खबर देने के बाद बोले सर ऐसे से आपके नाम से कंप्लेन आ रही है, हालांकि सर माफी चाहते हैं कि इतना बड़ा ब्लेम आप पर लग रहा है। तो अच्छा, पूरे मोहल्ले वासी आए थे आपके खिलाफ। तो मनिंदर सिंह पंडेर का पहला कहना यह था, जो कि अभी भी गूगल में रिकॉर्डिंग में उनकी, कि हाँ हाँ, किसी की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोठी में जाकर पता कर सकते हैं, जैसी भी जांच है जो भी है वो आप लोग अपने स्तर से देख लीजिए। लेकिन फिर भी पुलिस वालों में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि देखिए उसमें ऐसा था कि अगर ये केस बाहर उजागर होता, यकीन मानिए इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम निकल जाता, खासकर पुलिस वालों के भी बड़े अधिकारी जो उनमें थे, उनका भी नाम उजागर होता सामने में। इसलिए जो है वो थाना अपना बचाव पहले कर रहा था। खैर कोई बात नहीं। दूसरे तीसरे दिन उसकी फैमिली साथ में, उस फैमिली वालों को पूरा का पूरा फुल सपोर्ट में लिया था आसपास के मोहल्ले वालों से, क्योंकि उनको भी बच्चों की याद आ गई थी, जो कि 2.5 साल 3 3 साल से लापता थे। यकीन मानिएगा 6 6 साल के बच्चे तक लापता थे वहां से। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो फिर हुआ ये कि उसके बाद में पतासाजी वगैरह हल्की फुल्की इस तरह से की गई। अंदर गए कोठी में, थोड़ी बहुत जांच वाच की। नॉर्मली था, जैसे एक कोठी को रहा जाता है या जैसे एक कोठी को रहना चाहिए। वर्कर वैसे ही काम धाम कर रहे हैं। इसमें से एक बावर्ची था और एक था सुरेंद्र कोहली। कुछ खास पता नहीं आया, ये लोग वापस आए। वापस आने के बाद में आवेदन में अपने एक थाने से एक रिपोर्ट जारी किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, और रिपोर्ट नहीं लिखी गई।
3 दिन तक ये लोग धरने पे बैठे, कोई सुनवाई नहीं। बहुत सारे बवाल हो गए, चक्का जाम किए, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हुआ ये कि एक वकील साहब थे, सरकारी वकील थे और बहुत ही तजुर्बेकार थे वो। तो वो आए इनके फैमिली वालों से मिलने के लिए और बोले कि ऐसी ऐसी बात है, इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा क्योंकि इसमें बहुत काफी बड़े और ऊंचे स्तर के लोगों का नाम है। आप एक काम करिए, बोले अगर जैसे अगर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती किसी भी थाने में तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में एक आवेदन लगता है। उस आवेदन के जरिए भी आपकी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। कोई भी एक वकील पकड़ लीजिए छोटा मोटा और एक आवेदन डाल दीजिए। तो ये उन लोगों को ये जो तरीका था थोड़ा सा बेहतर लगा। वो लोग सीधा कोर्ट गए। इत्तेफाकन कोर्ट की जो बेंच थी वो उठ चुकी थी, या जहां तक कि मेरे ख्याल से 2-3 दिन की वो छुट्टियां चल रही थी। जहां तक माफ करिएगा, थोड़ा सा इसकी मेरे को जानकारी है नहीं, ऐसे कुछ था। तो वो लोग सबके सब क्या हुआ कि सबके सब जज साहब, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे सेशन के दिल्ली के, उनके घर मतलब उनके जज बंगला पहुंच गए वो लोग। पूरे के पूरे लगभग 250 पब्लिक थी। वो लोग डिस्ट्रिक्ट जज साहब के जज बंगला पहुंचे। समय लगभग शाम को 7, 7:15 के बाद बीच की बात है ये, 7 से 7:30 के आसपास की। उसके बाद में वो लोग ने नीचे कंप्लेंट डाले कि हमें जज साहब से मिलना है। तो एक जो मतलब गार्ड था उसने एक पर्ची बनाया और साहब को अंदर ले जाके दिया कि साहब आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं करके। साहब बिजी थे शायद फैमिली में या कुछ और बात हो, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि ठीक है कल मिल लेंगे, बोले कल कोर्ट भेज देना बोले उनको, अभी तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, या फिर कल सुबह मिल लूंगा बोले मैं, सुबह आने के लिए बोल दीजिए उनको। अब वो लोग क्या करें, रात का समय था तो रात में वो लोग घर के बाहर ही अपने सबके सब एक लाइन, एक सामने एक वो था एक खाली मैदान जैसा, तो वहां पर वो लोग बैठ गए थे। अब हुआ ये कि जज महोदय जी जो थे वो अपने बंगले से मतलब खाना वाना खाए पिए और अपने वाइफ के साथ में छत टहल रहे थे लगभग 10:30 11 बजे के आसपास। जब वो भीड़ देखे अपने घर के सामने में, अच्छा बेकायदा कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लेडीज अपने बच्चों को गोद में मतलब सुलाने की कोशिश कर रही है, मतलब एक अच्छा खासा एक मेले जैसा माहौल था वहां पे। तो जज जहां भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए, सोचने मतलब सोचे वो कि ऐसा क्या है कि मतलब इतना बड़ा बवाल है यहाँ पे, कौन है क्या है ये लोग करके। तो उन्होंने अपने गार्ड को बुलवाया और वहां पर भेजने को कहा गया उनके पास, उनसे पूछने के लिए। तो गार्ड ने बताया सर ये आप ही से मिलने आए थे, लेकिन जब आपने बोले कि सुबह मिलेंगे तो ये लोग यही रुक गए हैं, और सर ये लोग काफी दूर से आए हैं। अब जज साहब को थोड़ा सा मतलब एक शंका हुई, सोचने में मजबूर हुए कि ऐसी क्या बात थी जो ये लोग रात भी नहीं रुक पा रहे हैं। ठीक है बुलवाइए बोले उनको, सबको अंदर बुलाइए बोले, रात की बात है ये लगभग 11 बजे। अब हुआ ये कि सबके सब अंदर आए, तो अंदर आने के बाद में सबके सब रोना चालू कर दिए और उन्होंने ये कहा कि जज महोदय एक आप ही एक आखिरी उम्मीद है, बहुत उम्मीद से हम लोग आपके पास में आए हैं। जज साहब ने कहा मैं सबकी सुनूंगा और मैं आपसे बिल्कुल मैं बात करने के लिए आया हूँ, इसलिए बुलवाया गया आपको। पहले आप एक काम करिए, सब सब कुछ हल्का फुल्का खाना वाना खा लीजिए बोले। सबके सब खिलाफ थे, सर हमको खाना नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, हमारे बच्चे ये है बोले, सब होगा बोले, बैठ के आराम से बात करेंगे बोले। तो फिर जज साहब ने उनके कुछ नाश्ते का इंतजाम करवाया, छोटे बच्चे थे उनके दूध का इंतजाम करवाया, चाय बिस्किट मिली। घंटा सवा घंटा बीतने के बाद लगभग 12 बजे एक बैठक चालू हुई। जज साहब के बंगले के अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। बाद में सुबह न्यूज निकली, बहुत सी मीडिया में भी आया। रात भर किसी को कुछ खबर नहीं थी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वहां पे। 12 बजे के आसपास में जब बैठक चालू हुई, उसके बाद में फिर एक एक लोगों ने अपना अपना दर्द बयां किया साहब के सामने में कि सर मेरी एक बेटी है, थाने वाले हमारा केस नहीं लिख रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे लापता हैं। सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जान रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ से गायब होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही सर। अब आखिरी आप ही हमारा सहारा है, आप ही एक रास्ता है सर, हमको न्याय चाहिए। अच्छी बात ये थी उन लोगों के लिए जो सब तरफ से हार के आए थे कि जज साहब की एक बेटी का रोड एक्सीडेंट में मतलब उनकी एक बेटी एक्सपायर हो गई थी, तो उनको एक अलग लगाव था। उन्होंने कहा ठीक है सुबह आप आइए और कोई भी एक आवेदन लगा दीजिएगा, कोई भी एक छोटा सा एक। देखो कोर्ट की भी क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। जज साहब अपने मानसिकता के तौर पे तो कुछ कर नहीं सकते, उनके भी सामने में एक फॉर्मेलिटी चाहिए रहती है, कागज चाहिए रहता है। उन्होंने कहा एक सिंपल से आवेदन लिख दीजिए कि ऐसी ऐसी बातें मेरे हमारे रिपोर्ट नहीं लिखाई जा रही है, उसके बाद जो एक्शन करना है मैं खुद कर लूंगा या मैं देख लूंगा। सुबह वैसे ही हुआ।
217 समथिंग 217 या 219 आवेदन एक साथ जमा हुए और एक ही केस में कि हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं जो D5 कोठी के पास से गायब हो चुके हैं। जज साहब ने सीधा सीधा आदेश दिया, यहाँ निर्देश की बात नहीं थी, सीधा आदेश दिया कि इनके FIR लिखी जाए और D5 कोठी की जांच की जाए। 15 दिन की मोहलत भी दी गई। अब जब ऊपर से प्रेशर पड़ा उसी थाने में तो हड़कंप मच गया। बड़े बड़े अधिकारी जो शायद उस थाने को झांकने नहीं आए होंगे, बड़े अधिकारी तक के उस थाने पहुंचे थे कि चल क्या रहा है मामला, ऐसी क्या बात थी कि जज साहब इस केस में इंटरेस्ट लिए हैं। और भी बहुत से मन में कईयों के सवाल आया। उसके बाद जांच तगड़ी हुई और 15 दिन ये जांच चली, पूरी कोठी की जांच हुई, जिस स्तर से करना था उस स्तर से बेकायदा जांच हुई, कुछ हो नहीं पाया। और आखिरी में रिपोर्ट ये आई कि कोर्ट को 15 दिन के पहले पहले एक रिपोर्ट दी गई कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर इनकी गलत फहमी है या ये लोग कुछ ही लोग मतलब इनके मन में गलत ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे कोई बात नहीं है वहां करके। क्योंकि एक आदमी झूठ बोल सकता है, 5 आदमी झूठ बोल सकते हैं, 50 आदमी झूठ बोल सकता है। चलिए मान लेते हैं कि 150 आदमी झूठ बोल सकते हैं, 150 पब्लिक झूठ नहीं बोलेगी। और वो अपने रात के घर के सामने का मंजर देख चुके थे कि वो लोग अपने भूखे प्यासे बच्चों के साथ बैठे हुए कि कुछ तो बात होगी उस कोठी में। खैर रिपोर्ट आई, ऐसा कुछ भी उनको समझ नहीं आया, ना कुछ रिपोर्ट में मिला। उनका क्या दिमाग हुआ क्या नहीं हुआ, उस थाने को केस को हटा के और 3 लोगों को तुरंत तत्काल सस्पेंड करके एक केस तुरंत में वहीं के वहीं पर सीबीआई को सौंप दिए। अब सीबीआई अपने तरीके से ही जांच करने के लिए तो जांच में आई जब माफ करिएगा, जब जांच सीबीआई के स्तर से चालू हुई तो बहुत ही बारीकियों से चेक किया गया। फॉरेंसिक टीम भी आई, कई लड़कियों के उस रूम में आने की एक पुख्ता सबूत मिले, उनके बालों से, उनके निशानों से। जो ड्रिंक का जो गिलास रहता था उनमें कई नामी मतलब मंत्री जैसे आदमियों के भी नाम थे उसमें, पुलिस अधिकारियों के भी नाम थे उसमें। यहां तक कि जिस थाने में केस गया था वहां के टोटल 13 पुलिस वालों का भी नाम आया था उसमें। ये सब वहां पर एक अय्यासी का अड्डा बना के बैठे हुए थे। खैर बात बच्चों की आई तो सबसे पहले मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को उठाया गया कि एक्चुअल में वो बच्चे है कहाँ क्या है। तो उन दोनों का एक ही बयान था, टूटने को मंजूर नहीं, कुछ बताने को तैयार नहीं कि हाँ लड़कियां आती थी, हम बुलवाते थे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाते हैं वापस क्या करते हैं उनसे हमको कुछ नहीं पता। दूसरी बात ये थी कि वो लोग पैसे पे बुलाते थे, लेकिन सवाल यहाँ पे बच्चों का आ रहा था, किसी लड़की का नहीं। फिर भी ट्राई चलता रहा। सीबीआई पूरा जो है अपने सील कर चुकी थी और अपने अंडर में रख चुकी थी उसको। इधर सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर दोनों पूछताछ के में बैठे हुए थे। पूछताछ के दौरान में हालांकि मनिंदर सिंह पंडेर की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो उसका टूटना थोड़ा लाजमी था। सुरेंद्र कोहली तो खैर थोड़ा ढिठ और एक जिद्दी किस्म का था, मतलब वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं। वो आखिर तक यही बोलता रहा कि मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है करके। लेकिन मनिंदर सिंह पटेल ने फिर बताया कि हाँ मैं कभी कभार कोठी आया करता था, मेरी कोठी की देखरेख सुरेंद्र कोहली करता है और कभी कभार ही मैं आना होता था, लेकिन जब भी आता था तो कभी कभी कोई दोस्त रहते थे, कभी कभी अकेला आना हुआ। कुछ बड़े नाम भी आए उसमें जिनके साथ उसका उठना बैठना था। ये लोग शराब पीते थे और शराब पीने के बाद सुरेंद्र कोहली को भी शराब वगैरह पिलाते थे लोग साथ में अपने, क्योंकि उनका पूरा देख रेख खाना पीना जो भी है A to Z काम यही निपटाता था उन लोगों का। तो उनमें से एक लड़की सामने आई थी और दूसरे दिन मनिंदर सिंह पंडेर को चंडीगढ़ निकलना था। तो उसके साथ रात बिताने के बाद में, ये वही लड़की थी पायल, निकलने के बाद रात बिताने के बाद में इसने सुरेंद्र कोहली से ये कहा कि इस लड़की को पैसे से दे देना, और थोड़ा जल्दी में था वो। तो उस समय सुरेंद्र कोहली ने पैसे से दिए नहीं कि मेरे पास अभी है नहीं, बैंक जाना पड़ेगा या शायद ATM जाना पड़े जैसा भी, तो तुम बाद में आकर ले जा लेना। अच्छा वो पहले भी आ चुकी थी उनके पास में, तो वो लड़की वहां से चले जाती है। कुछ दिन बाद जब वो फिर आई, ये उसी बीच की घटना है जब पायल वहां से गायब हुई थी, तो ये ऑटो वाले को बाहर रुकवाकर उससे पैसे ही लेने गई थी वो। लेकिन इसने सुरेंद्र कोहली ने उससे शारीरिक संबंध बनाने
की डिमांड रखी कि मैं भी तुम्हें और एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, तो उसने साफ साफ मना कर दिया और कुछ इस टाइप का बोली कि उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने वहीं पर तीसरे कमरे में, लगभग वहां 5 कमरे थे, तो तीसरे कमरे में जहां ये लोग शराब वराब पीते थे, उसके जस्ट बाजू वाले कमरे के पास में ये वहीं का हाल है। तो इसको बहुत गुस्सा आई, उसने उसे गला दबाकर मार दिया। ये सुरेंद्र कोहली का पहला मर्डर था। उसके बाद उसे उठाकर वहां से बाथरूम में लेकर गया, जबरदस्ती करने की कोशिश की लाश के साथ। उसके बाद में इसने उस लड़की के पायल के 3 हिस्से किया, धड़ अलग, सर अलग और दोनों पैर अलग। उसके बाद में इसने उस लड़की के अंदर मतलब अपने चेस्ट के अंदर के हिस्से को निकालकर बेकायदा उसे छोटे छोटे पीस में काटा और कुकर में बेकायदा बना के उसको खाया भी। सोचने पर ही थोड़ी घिन आती है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं और ऐसे लोग भी मतलब इस टाइप के क्राइम मतलब क्रिमिनल भरे हैं। खैर, उसको बना के खाया। उसके बाद में उसको एक थैले में, अच्छा उसके पास बेकायदा थैलियों का पूरा एक बंडल था। मतलब उसकी मानसिकता ही ये थी कि उसे और भी आगे मतलब कुछ करना है, मर्डर करना है, मारना पीटना है या कुछ खाना है। तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े किए, एक थैले में भरा और भरने के बाद में जहां D5 कोठी थी उसके जस्ट पीछे में बहुत बड़ा सा नाला था। स्लम एरिया भी था पीछे साइड में, गंदगी ज्यादा थी। वो इतना गंदा, मतलब वो नाले की दशा इस टाइप की थी कि बरसात के पानी से साफ हो गया तो हो गया, बाकी निगम पालिका हो या नगर निगम जैसा भी कोई देखरेख नहीं थी उसकी। और यही सबसे बड़ा उसको क्लू मिल गया, तो वो पीछे डाल दिया और वहां फेंकते गया। धीरे 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 सिलसिला बढ़ते गया। कुछ लड़कों के साथ भी हुआ। फिर उसके मेन 2 उद्देश्य थे जो बेकायदा उसने बयान में बताया भी अपना, कि एक तो वो भूल जाता था कि वो लड़का है कि लड़की, उसे उसके साथ संबंध बनाना है और साथ ही उनके कुछ पार्ट्स को बना के कुकर में बेकायदा उबाल कर पका कर खाना है। ये चलता रहा। लेकिन मनिंदर सिंह पटेल, अब हम आते हैं थाने की बात, जो थाने में इनका बयान चला था, जिसमें मनिंदर सिंह पटेल ने साफ साफ उसने बता दिया कि हाँ उस रात को एक लड़की आई थी, मैं था, मेरे 3 दोस्त थे, सुरेंद्र कोहली भी था। तो मैं थोड़ा जल्दी उठा, मेरे चंडीगढ़ निकलना था। उसके बाद मैंने इससे कहा कि पैसे से दे देना। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अब वो सच था कि झूठ था, ये वो लोग जाने या उनकी मिली भगत थी। तो सीबीआई जब ये जांच कर रही थी तो केरला से एक अधिकारी आए थे, मैं माफ करिएगा मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन बहुत ही माइंडेड और एक सीनियर और बहुत सालों का उनको तजुर्बा था। तो जो राज्य सरकार थी उनके हवाले एक केस को करी, तो उन्होंने एक बहुत बारीकी से निरीक्षण करने के लिए फिर से एक टीम अपने साथ लेकर गए, वही D5 कोठी के अंदर में। बहुत बारीकी जांच करने पे कुछ सैंपल और एक्स्ट्रा हाथ लगे। और अच्छा, जब होता यह था कि जब एक जांच चलती थी तो आसपास के आसपास के जो एरिया मोहल्ला वाले वो भीड़ लगा लिया करते थे। लोकल स्टाफ भी रहता था पुलिस वालों का, लेकिन उनका काम जांच के दौरान इंटरफेयर करना नहीं था, उनका काम था सिर्फ भीड़ को अलग करना। तो उसमें से एक जो उस एरिया का जो आदमी था, उसने धीरे जाके खबर किया कि साहब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, एक बार नाला चेक करिए। तो वो खैर देखा और उसको देखने के बाद में उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है आप लोग बाहर जाइए, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। 2-3 दिन हुआ, जांच चली, वापस आए। उसके बाद में अचानक उस पुलिस वाले से रहा नहीं गया, तो उसने 3 दिन बाद बताया कि सर जब आप लोग, उसी अधिकारी से जो केरला से आए थे, बोले सर जब आप लोग जांच कर रहे थे तो उसमें से एक आदमी आया और उसने सर हिंट देते हुए बोला कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा साहब, एक बार नाला चेक करवाइए। लेकिन सर आप लोग बिजी थे, भीड़ बहुत थी, और सर आप ही लोगों का आदेश था कि अंदर परमिशन थी नहीं हम लोगों को अंदर आने की, और सर बातों बातों में थोड़ा मेरा भी ध्यान हट गया, इसलिए सर ये हिंट मिला है, अब आप देख लीजिए करके। अच्छा, वो इतने माइंडेड थे, तजुर्बा उनका इतना बढ़िया था कि उन्होंने समय को बिना गंवाते हुए रात में 3:15 बजे फिर से रेड मार दिए, सॉरी मतलब फिर से जांच के लिए चले गए। और इस बार वो लोग D5 कोठी के जस्ट पीछे के नालों को चेक करने लग गए। नाला जब चेक किया गया, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि 63 बच्चों की बॉडियां निकली थी उस नाले से। अच्छा, उसके बाद में जब पॉलिथीनों को निकाला गया, सब के सब 16 साल से अंदर, किसी की उम्र 9 साल, किसी की उम्र 10 साल,
आप लोग अंदाज लगाइए कि 9 साल 10 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा था उनका। मतलब ऐसे भी हैवानियत, मतलब सोच कर ये एक घिन आ जाए इन लोगों से। जब बॉडियां बाहर निकाली गई तो निकालने के बाद में एक जांच चली, जांच के दौरान में मालूम पड़ा कि ये उम्र इस साल की है, डीएनए वगैरह निकला। अच्छा, इन बॉडियों में एक चीज सेम थी कि अंदर के जो हिस्से थे वो किसी बच्चे के नहीं मिल रहे थे। अच्छा, नाले में अगर बैग फेंकाया हुआ है तो हो सकता है कि पानी के दबाव में या बहाव में सब बाहर निकल गया हो, लेकिन एक ही हिस्सा बस नहीं दिख रहा, बाकी भैया हो सकता है टांग भी तो बह के निकल गई हो, किसी का सर भी तो बह के निकल गया हो, ये एक ही हिस्सा क्यों नहीं दिख रहा है। उसके बाद एक टेस्टिंग हुई, छत से जाकर एक उसी बैग के तरीके से पत्थर भर के उसमें मतलब उतने ही वजन लाके फेंकने की कोशिश किया गया कि हवा के दबाव में किस रुख तरफ मोड़ रहा है, तो बेकायदा वो वही जाके गिर रहा था जहां पे गिरना चाहिए। मतलब ये कंफर्म हो चुका था कि उसी बिल्डिंग से फेंका जा रहा है सब, और उसी बिल्डिंग से वही दिशा में। अच्छा, वो लेफ्टी था, सुरेंद्र कोहली जो है वो लेफ्टी था, लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड का तो ज्यादा यूज करता था वो। तो वो भी चेक किया गया तो वाकई वो जो थैले हैं वो सबके सब वहीं पर पहुंच रहे थे। जो साहब थे, अब वो आओ देखिए नेताओ, क्योंकि वो बोलने को तैयार नहीं था। सुबह 7 बजे के आसपास में वो थाने पहुंचे। थाने पहुंचने के बाद बोले कि थोड़ा डराया धमकाया, और डायरेक्टली सुरेंद्र कोहली को बोले कि तुम मेरे को भी जानते नहीं हो, मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, फिर मैं इतनी बात नहीं करूंगा। तो वो भी पुलिस वालों से थोड़ी बहस भी करता था वो, उसके दिल में मतलब शायद डर नहीं था और एक ढीठ था, ढीठ टाइप का। तो साहब ने एक स्पेशल 7 लोगों की तमिलनाडु फोर्स बुलवाया। ये जो तमिलनाडु की जो एक फोर्स है, ये पुलिस वाले, इनकी 2-3 चीजें ऐसी है कि पहले तो इनको हिंदी नहीं आती। अच्छा, ए फोर्स का एक काम और भी है कि जैसे बाई चांस अगर किसी की जेल में अगर सिक्योरिटी टाइट करवाना है, किसी को फांसी की सजा होने वाली है, तो जो आसपास में जो चौकसी होती है तो यही फोर्स करती है। उसका रीजन ये है कि बाकी लोग इनसे बात कर नहीं सकते, ना इनको इनकी भाषा समझ में आती है दूसरों को, ना दूसरे की भाषा इनको समझ में आती है। दूसरी बात ये अच्छी है इनमें कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया रहती है। मतलब एक जो उस स्टाफ का जो एक भी पुलिस वाला या बंदा है, वो लगभग नॉर्मल 3 लोगों पर भारी पड़ सकता है या 3 लोगों पर काबू पा सकता है वो। और तीसरी और लास्ट बात, जो इनकी पिटाई का जो अंदाज है वो एक एक हैवानों जैसा ही है। अच्छा, एक इनकी पुरानी कहावत है, तमिलनाडु फोर्स की बात बताऊं मैं आप लोगों को, कि इनके सामने मुर्दे भी बोल उठते हैं, ऐसी कहावत ऐसी बोली जाती है। तो तमिलनाडु फोर्स से 7 लोग आए। उसके बाद में जो साहब थे उन्होंने इनको खुली परमिशन दिया कि मेरे को सच जानना है, इनसे उगलवाइए आप, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा और कोई किसी तरीके से मतलब कोई पूछ परख भी नहीं होगी बोले। बशर्ते ये है कि अगर आप लोग कुछ भी करो, 3rd डिग्री दो इनको, तो निशान नहीं दिखना चाहिए शरीर में, बॉडी पे। हालांकि ये सब बातें बाहर तो नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ अंदर की बातें भी रहती है जो खासकर प्रशासन बाहर लीक होने देता नहीं। लेकिन माफ करिएगा, थोड़ी कहानी मैं खुल के समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो हुआ ये कि उनको बेकायदा बोला गया कि इनके शरीर पे कोई निशान ना दिखे पिटाई का और ब्लड ना है। तो फिर इनके बहुत सारे तरीके थे, जैसे सिगरेट से जलाना उनके शरीर में। मनिंदर सिंह बंडेरा सुरेंद्र कोहली के बहुत टॉर्चर करने के बाद 7 घंटे में लोग टूट गए, और टूटने के बाद फिर इसने पहली बार मुंह खोला सुरेंद्र कोहली ने। उसमें से कुछ बातें मनिंदर सिंह पंडेर सुन के भी मतलब दंग रह गया वो, कि ऐसा भी मेरी कोठी में होता था। खैर, उसकी गलती यही थी कि उसको कम से कम ध्यान देना था कि इस कोठी पे हो क्या रहा है, तो शायद इस केस से वो बच जाता। हालांकि दोनों सहभागी बने, दोनों पर एक ही धारा एक ही केस लगा और दोनों की सजा बराबर रही। फिर उसने मुंह खोलना बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, करोल गांव का रहने वाला था वो, काम की तलाश में दिल्ली आया था। काम ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात मनिंदर सिंह पंडेर से हुई। मनिंदर सिंह पंडेर जी का कहना यह था कि वो घर की देख रेख करवाए, यहाँ की साफ सफाई से लेके खाना वगैरह और जो बाकी चीजें, कोठी की देख रेख, किचन, खाना नाश्ता, बाकी चीजें। अगर मनिंदर सिंह पंडेर का फोन आया कि आज
शराब का इंतजाम करवाना है, खाने का इंतजाम करवाना है, तो वो उनके खासकर कुछ दोस्त भी आते थे साथ में, तो उसकी पूरी तैयारी से लेके सब चीज। अच्छा, शराब वो भी पीते थे तो मेरे को भी पिलाते थे, किसी चीज की कोई कमी हुई नहीं। इसलिए उसने बताना सिलसिला चालू किया, और उसने ये भी बताया कि जो मेरा पहला मर्डर था, सॉरी, जो मैंने मर्डर किया था, वो पायल नाम की लड़की का ही किया था। पूछा गया क्यों, तो उसने बताया कि मैंने उसको ऑफर किया था, अ, मेरे साथ भी ऐसा ऐसा कर लो, और उसके बाद लड़की ने साफ मना कर दिया। उसके बाद मैंने उसको ये भी बोला कि पैसे की कोई बात नहीं है, जितना साफ देते हो उतना पैसा मैं भी दे सकता हूँ। लड़की ने फिर भी मना कर दी। अच्छा, उसके चेहरे में एक एक घिनौनापना था। आप देखिएगा, हो सके हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम कम से कम इन दोनों की फोटो डालें, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। तो लड़की ने साफ साफ तरीके से मना कर दिया। अच्छा, उसके चेहरे पे बहुत गंदे और बहुत ज्यादा कुछ निशान भी थे, काला सा था, हाइट अच्छी थी उसकी, लगभग 6 फीट के आसपास में। मना करने पर इसे बहुत जोर से गुस्सा आई, तो इसने उसे गाली गलौज किया, तो लड़की ने इसे पीट दिया। इसका गुस्सा और भड़क उठा, और इसने उसका गला दबा के उसकी जान ले ली। जान लेने के बाद में उसके टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद में, अच्छा, इसका जो खाने का जो शुरुआती थी, ये लोग जिस एरिया से थे, उस एरिया में जैसे जानवर होते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, केकड़ा और भी कुछ है, ये पहले से बचपन से खाते आ रहा था, उस माहौल में रहा था इसने। और इसके शुरू से एक मानसिकता थी, एक मनसा थी कि मैं एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ इंसानी मांस, क्योंकि ऐसे शायद ही कोई मांस होगा जो इसने ना खाया हो। बस इसको इसका मुंह लगा, और टेस्ट शायद इसको पता नहीं किस टाइप का कैसा क्या हुआ, इसका मुंह लगा। मुंह लगने के बाद इसने शुरुआत कर दिया। शुरुआत करने के बाद में इसने बस, फिर इसकी मनसा ही वही रहती थी कि आज आज खाना है। फिर बाहर निकलता था, बाहर निकलने के बाद जो मिल जाए वो भूल जाता था कि वो, मतलब जेंडर मैटर नहीं करता था इसके लिए, लड़की हो या लड़का। फिर चॉकलेट का बहाना देखिए, और किसी कारण से प्यार से। अच्छा, इसका अधिकतर जो ये बच्चों को जो बुलवाता था, वो दोपहरी का समय रहता था। एरिया थोड़ा सुनसान भी रहता था उस एरिया का, तो लोगों का भी ध्यान गया नहीं, और इसीलिए इतने इतने बच्चों की मौत हो गई। थोड़ी ध्यान देते, प्रशासन अगर पहले ही अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती तो शायद इतना बड़ा केस होता नहीं, कांड होता नहीं। उसके बाद हुआ ये कि अपने बारे में फिर सब कुछ बताते गया। इनकी फाइल तैयार हुई। फाइल तैयार होने के बाद में, अच्छा, एक चीज और अच्छी थी इसके में, कि जब इसने स्टार्ट किया बोलना, तब फिर ये रुका नहीं, और उसके बाद में फिर दोबारा कभी इसने अपना बयान बदला नहीं। कुछ लोगों का यह मानना था कि इसमें सबसे बड़ा हाथ था तमिलनाडु फोर्स का, लेकिन उसने अपने बयान में ये भी बोला, बेकायदा जज साहब के पास में भी बोला इसने कि सर, मैं किसी दबाव में, कोई डर में नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ वाकई मैंने गलत किया है। फिर उसको कुछ ध्यान आया कि उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है। केस फाइल हुआ। होने के बाद में लोगों को जेल हुई। एक एक केस खुलासा होते गया। यकीन मानिएगा, ये पहला बंदा अपने हिंदुस्तान का जिसको 17 फांसी हुई है। 17 फांसी मतलब 17 फांसी में लटकाया नहीं गया है, हर केस में इसको फांसी हुई है। अच्छा, फैसला जैसे अभी आता है तो उसके कई सारे प्रोसेस है। लोअर केस से सेशन कोर्ट से आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद से फिर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद में फिर एक दो और रहते हैं, जैसे री पिटिशन हो गया, या पुनर्याचिका होगा, या उस केस पे दौरान फिर से एक बार विचार कर लिया जाए। ऐसे बहुत से प्रोसेस रहते हैं। तो जब फांसी हुई तो होने के बाद में हर केस में मिलते गए, और अभी भी शायद ये जिंदा है और जेल में है। उसके बाद में जब लोगों से ये बेकायदा मिला, अंदर में भी कुछ कैदियों के संपर्क में आया, पहले के कुछ बदमाश थे। ये पहला क्रिमिनल होगा मेरे नजर में जिससे सब के सब घिन करते थे। किसी ने भी इन दोनों को पसंद नहीं किया। कभी कभी होता यह है कि बाहर से आदमी क्राइम करने के बाद वो पहले कैसा भी क्राइम किया हो, जब वो अंदर जाए, जेल जाए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका कोई हित गृह मिल जाता है, कोई सपोर्ट करने वाला, कोई किसी चीज में। कोई भी इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया, थक हार कर। अच्छा, इनके साथ में जेल में बहुत मार पिटाई हुई, बदमाशियां हुई। कंटिन्यू 7 बार मनिंदर सिंह पंडेर ने कोर्ट में कागज लगाया था कि मेरा जेल ट्रांसफर कर दिया जाए, मुझे यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, कैदियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।
7 के 7 बार उसका जेल ट्रांसफर हुआ, मगर किसी जेल में उन लोगों को आराम नहीं मिला। हर जगह ठुकाई पिटाई हुई उनकी। मतलब उनका मकसद ये था कि सुरेंद्र कोहली को परेशान किया जाए। आखिर में टूट के फिर उसने अपना फैसला खुद लिया। उसने जज साहब से कहा कि जज साहब, मुझे खुद फांसी दे दो। और बेकायदा फिर मनिंदर सिंह बंडेर का तो खैर कई बार उन्होंने अपील भी करवाई बेल के लिए, लेकिन अफसोस बेल तो मिलेगी नहीं। आप समझ रहे इतना भयानक केस है, तो कोई तो बेल देगा नहीं। और आज भी इनके साथ बहुत पिटाई होती है। आज से लेटेस्ट 7 महीना पहले मनिंदर सिंह बंडेर सुरेंद्र कोहली की पसली की 3 हड्डी टूटी हुई है, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। दूसरी बात, जो जो पैर का जो अंगूठा होता है उसको तोड़ दिया गया। और एक हड्डी जो यहाँ पर अपने जो जबड़े की एक हड्डी होती है, तो इसमें 3 फ्रैक्चर आए हैं। मतलब इतने गंदे तरीके से उनकी पिटाई हुई है, कैदियों द्वारा ही हुई है वो। तो खाना खाने में थोड़ी दिक्कतें उनको। हालांकि एक हिसाब से गलत भी है उनको परेशान करना, प्रताड़ित करना, क्योंकि अभी फिलहाल वो प्रशासन के अंडर में है। प्रशासन की फर्ज बनता है कि कम से कम उनको उनको एक सुरक्षित रखा जाए। दूसरी बात ये भी सवाल उठा था अभी बीच में कि जब उनके लिए एक सेल है, अच्छा सेल अलग होती है और बैरक अलग होती है। बैरक में बहुत सारे कैदी साथ में रहते हैं और सेल में सिंगल रखा जाता है। सेल की जो सिक्योरिटी रहती है बहुत टाइट रहती है, लगभग 5 गेट रहते हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है और प्रशासन के ऊपर एक उंगली भी उठती है, एक सवालिया निशान है कि सेल की सिक्योरिटी तोड़कर कैदी अंदर कैसे घुस जा रहे हैं। तो हो सकता है प्रशासन की मिली भगत हो। आप इस पर विचार करिएगा। आज की कहानी में बस इतना ही था।